बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कश्मीर क्राउन मीडिया ग्रुप से प्रोग्राम शख्सियात के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान जियाम माहिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने फ़न, तमद्दुन, ज़बान, आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स या ज़िंदगी के किसी भी शोबे में नुमाया काम किया हो, अच्छी कारकर्दगी दिखाई हो, ताकि हम सब उनके नाम और काम दोनों से रोशनास हो सकें। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी नाज़रीन इस हफ्तेवार प्रोग्राम शख्सियात पर्सनैलिटी ऑफ द वीक को पसंद फरमाएंगे। हमें आपकी आराओं का, आपकी तजावीज़ का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा ताकि ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्प बन सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम शख्सियात में हम आपकी मुलाकात बरसगीर के एक नामवर कलमकार, तर्जमाकार, मुहक्किक, अफसाना निगार, फिक्शन राइटर और जर्नलिस्ट से कराते हैं। तो आइए नाज़रीन, मिलते हैं आज के हमारे मोतबर और काबिल इज़्ज़त मेहमान जीवकार जनाब राजा नज़र बोनियारी से। नज़र साहब, प्रोग्राम शख्सियात में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया जनाब। नज़र साहब, कश्मीर क्राउन के नाजरीन की खिदमत में मेरा सलाम और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का। कुछ जी शुक्रिया। नज़र साहब, आप त्रिकांजन बोनियार में रहायश पजीर हैं, बहुत खूबसूरत इलाका है। आप हमारे नाजरीन को अपने आबा अजदाद और अपनी तालीम के बारे में मुख्तसर तौर बता दें। जी, मेरी तालीम जो है ये अपने ही गांव में हुई है। जी, छोटे से प्राइमरी स्कूल में। जी, मेरे आबा अजदाद नीम खानदा किस्म के लोग थे। जी, मेरे वालिद साहब तो बिल्कुल ही 100% ना खानदा थे, जी, लेकिन मेरे दादा जान जो थे वो कुछ पढ़े लिखे थे और फ़ारसी में बहुत समझ भी सकते थे, शायरी भी करते थे और मतलब अच्छा उनका उठना बैठना पढ़े लिखे लोगों के साथ रहता था। त्रिकांजन के बारे में बता दें अपने आप का। बहुत त्रिकांजन खूबसूरत इलाका है। एक छोटी सी वादी है जिसको हिस्ट्री में लिखा हुआ है वादी हापत खाई, क्योंकि इस वादी के बीच में एक वादी हापत खाई, एक नाला बहता है जिसको हापत खाई नाला कहते हैं। जी, जिसको वादी हापत खाई भी लिखा हुआ है। हिस्टोरियंस ने जितनी भी हिस्ट्रियाँ लिखी गई हैं, जोग्राफिया लिखे गए, उनमें इसको लिखा गया है वादी हापत खाई। जी, जी। तो एक तरफ इसका डिस्ट्रिक्ट बाग आता है जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में है। अच्छा, एक तरफ से ज़िला बाग एक तरफ से आता है। जी, पहले ये मुज़फ़्फ़राबाद ज़िला की तहसील थी, इलाका था, एरिया था। अब ये बारामूला में है। ये 1947 से आज तक। जी। नज़र साहब, आप अब्दुल क़य्यूम खान से नज़र बोनियारी कैसे बन गए, हमारे नाज़रीन को बता दें। देखिए, मैं अब्दुल क़य्यूम खान ही हूँ बदस्तूर। मैं नज़र बोनियारी तो अदबी कलमी नाम है मेरा, तखल्लुस जिसको हम कहते हैं। जी। क्योंकि कलमी नाम अदब में ज़्यादा मौसर साबित हुआ है आज तक जी। अपने ज़ाती नाम से। तो मेरी उम्र उस वक़्त बिल्कुल 10-12 साल की थी जब मैंने फिक्शन पढ़ना शुरू कर दिया। लिखना नहीं, पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना शुरू किया। और ज़्यादातर देवमौलाई कहानियाँ, लीजेंडरी टेल्स जो होती थी, अल्लाह ताला हज़ार दास्तान, स्कूल के दिनों में या दूसरी कहानियाँ देवों की, जिन्नों की, परियों की दास्तानें वगैरह पढ़ते थे, सुनते थे अपने आबा अजदाद से, जिससे शौक़ पैदा हुआ हमें भी कुछ लिखें, हम भी कुछ लिखें। क्योंकि हमारे आसपास भी एक माहौल था जिसको हम लिख सकते थे। लिखने पढ़ने का माहौल था। ये लिखने पढ़ने का, यानी घर में वो माहौल मौजूद था। हाँ, जो ये कहानियों में हुआ करता अच्छा, है। जी। और उस ज़माने में मतलब दुनिया तो बहुत आज तरक्की कर चुकी है, उस वक्त हम बहुत पीछे थे। खानगी की शरह हमारे वहाँ गांव में 4% थी। अच्छा। उस ज़माने में जी। छोटे से प्राइमरी स्कूल में, जिसको बेसिक एक्टिविटी स्कूल कहते थे, वहाँ से हमने पढ़ना शुरू कर दिया, स्टार्ट किया। तो साथ ही एक तो दरसी किताबें पढ़ा करते थे, उसके साथ साथ दूसरी। यानी आपका मतलब जब आपने लिखना शुरू किया तो नज़र बोनियारी आपने तखल्लुस इख्तियार किया। जी 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 जी। अच्छा, अच्छा। तब से यही तखल्लुस है। अच्छा, अच्छा। ये इसमें सिफ्त नस्बती भी है बुनियारी। यहाँ तक बुनियार, जी हाँ, बुनियार के रहने वाले। जी, बुनियार का रहने वाला मैं हूँ। बुनियार जो है ये एक बड़ा इलाका है। जी। इसमें आज कम से कम 15 पंचायतें हैं। अच्छा। तो एक त्रिकांजन जो है छोटा सा गांव है। जी। जो अच्छा नज़र साहब, आपने कई एक किताबें तहरीर की हैं, आपकी चंद तसानीफ यहाँ मेरे सामने भी पड़ी हैं। ये लिखने की तहरीक जो आप लिखते हैं, ये आपको कैसे मिली? ये एक कहानी बड़ी लंबी है, इस वक्त टाइम नहीं है। अपने नाज़रीन को मुख्तसर तौर बता दें। मैं 20 साल की उम्र में मुझे भेज दिया गया था रशिया, ताशकंद।
20 साल की उम्र में? 20 साल भी पूरी उम्र नहीं थी मेरी, तब मैं अखबार निकालता था श्रीनगर में, चिनार, चिनार अखबार, रोजनामा चिनार। जी। अच्छा, आप उसके साथ मुंसलिक थे? जी जी जी, नहीं मुंसलिक नहीं था, मैं खुद निकालता था। आप खुद निकालते थे जी। चिनार? अच्छा। सज्जाद ज़हीर हमारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी थे, अच्छा। बन्ने भाई जिनका नाम था, राइटर भी थे। पीला नीलम उनकी कहानी, वो नज़मों का मजमूआ मेरे पास मौजूद था। आप 20 साल की, करीबन 20 साल की उम्र में रशिया तकरीबन 20 साल। अच्छा। 20 साल रशिया में नहीं रहे। नहीं, वहाँ 20 साल की उम्र में वहाँ चले गए? हाँ, 20 साल की उम्र में वहाँ चला गया। वहाँ जो हालात मैंने देखे, अल्फ लैला की पूरी दुनिया वहाँ फैली हुई थी। अल्फ लैला, अच्छा। वो परियों जिन्नों की कहानियाँ याद आ गई। वो जंगलात, पहाड़, जिसमें नदी, नाले, वहाँ के लोग 7-7 फुट लंबे, जी। औरतें 6.5 फुट 7 फुट लंबी, खूबसूरत परियों जैसी। रशिया में ताशकंद में। अच्छा। उज़्बेकिस्तान में। अच्छा। उज़्बेकिस्तान में। तो वहाँ से वापस आकर मैंने यहाँ जब 47 का नहीं, ये 1971 का जंग बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया हुआ, जिसमें बांग्लादेश वजूद में आ गया। तो उसमें मैंने एक कहानी लिखी, दूसरा आदम, क्योंकि जब मैं ढाका गया तो ढाका में मैंने लाखों की तादाद में लाशें थी, डेड बॉडीज थी। बांग्लादेश ढाका भी चले गए? जी, बांग्लादेश से वापस आकर ढाका, क्योंकि वो सिलसिला ही था वैसा ही, जो बांग्लादेश वार चल रही थी, उसमें हम साफ़ियों को जाना पड़ता था, वहाँ भेजते थे, गवर्नमेंट भेजती थी हमें। तो वापस आ गया। वहाँ मैंने जो हालात देखे मैं बड़ा मुतासर हुआ उससे। मैंने कहा जब दूसरा आदमी, हम सब मर जाएंगे, फिर जब दूसरा आदम, पहला आदम पैदा हो जाएगा हमारे बाद, हम भी तो आदम थे, वो कैसा होगा? क्या वो भी हम जैसा वैशी होगा? क्या वो भी हम जैसा ये इंतशार पसंद, खूनखार किस्म का, दरिंदे किस्म का आदमी होगा? वो मैंने दूसरा आदमी लिख दिया, दूसरा आदम। मेरा ये पहला अफसाना था। तो मैंने दूसरा आदम लिखा, जिसमें मैंने एक लिखा कि एक छोटा सा बच्चा, जो एक आदमी, एक मुसन्निफ, एक राइटर, कलमकार अपने घर के आंगन में बैठा होता है, वो यही सोचता है कि दूसरा आदमी कैसा होना चाहिए। अगर पहला आदमी इतना खूनखार था, मर गया, पहले सब आदमी मर जाएंगे, तो जो दूसरा आदमी अल्लाह ताला पहला पैदा करेगा वो कैसा होना चाहिए। तो उसको अपने दरवाजे से उसका छोटा सा 2 साल का बच्चा निकला लेकर, और एक फूल लेकर अपने बाप को पेश किया। तो उसके बाप के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा कि इस बच्चे ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, दूसरा आदम ऐसा ही होना चाहिए जैसा ये बच्चा है। तो उस कहानी का तर्जमा जो था वो रूसी ज़बान में भी हुआ था। कश्मीरी में पहली कहानी थी जिसका तर्जमा रूसी से किया था गुलाम मोहम्मद आजर साहब ने। खुदा मग़फ़िरत करे, वो नहीं है, गुलाम मोहम्मद आजर साहब ने, और उन्होंने तर्जुमा किया था। जी। अच्छा, तो इस तरह से फिर वो किताब बन गई। बाद में उसमें कुछ और अफसाने भी आ गए। तो दूसरा आदम मेरी कहानियों का पहला मजमूआ था जो छप गया। आपका मतलब ये लिखने की तहरीक आपको वहाँ के हालात देखकर मिली? जी। खासकर दूसरा आदम से शुरू किया, लेकिन और भी मुहर्रिकात थे, और भी वजूहात थी जिनकी वजह से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। उस वक्त सियासी हालात बड़े दिगरगोन थे, बड़े ख़राब थे, यानी मुतनफ़िर थे हम दुनिया की उस हालात से। तो वो भी मैंने लिखे, कुछ कहानियाँ लिखी मैंने। उसमें जो उसका जो अक्सर जो क्लाइमेक्स होता था, वो एक अच्छा क्लाइमेक्स होता था, जो एक उम्मीद अफ़ज़ा किस्म के सेंटेंस उसमें आते थे कि खुदा करे ऐसा हो, आगे दुनिया जो चलेगी पुरअमन हो, खूनखार न हो, पीस हो, जंग न हो, मार दाड़ न हो, बस। अच्छा नज़र साहब, आपकी ये किताब जो ये सामने लिखी, ये किसकी लाश है मेरे कफन में? इस किताब में कई एक अफसाने दर्ज हैं, पीली पगड़ी, नीली दीवार, ये किसकी लाश है मेरे कफन में, पूरा चांद, आधी रात, स्टेटमेंट वगैरह। नज़र साहब, आपके अफसानों से मुतल्लिक मेरे लिए बात करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपके अफसानों पर प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी, असमत चुगताई, कमाल अहमद सिद्दीकी, प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद ने बात की है। तो हमारी क्या बिसात कि आपके अफसानों पर बात करें, इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी, आप खुद ही अपने अफसानी फ़न के बारे में अपने नाज़रीन को बता दें। देखिए, मैं नहीं कह सकूँगा, मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूँ कि मैं कोई अफसाना निगार हूँ, बहुत बड़ा कलमकार हूँ, राइटर हूँ, लेकिन जो कुछ भी दिमाग में आया वो हमने कागज़ पर, सफ़े करतास पर बिखेर दिया। अच्छा, दुनिया ने हवादिस और
شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں. جو کچھ ہم نے دیکھا سنا پڑھا اسی کے آپ کاغذ پہ اتار کے دنیا کو واپس لوٹا رہے ہیں. جی واپس کو لوٹا رہے جی ہیں. جی دنیا نے اچھا واقعات حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا لوٹا رہا ہوں میں. جی تو میں نے افسانے سٹارٹ کیے لکھنے پہلے سب سے پہلے شروع کیے. اس کے بعد میں نے مقالات بھی لکھے, تنقیدی اور تحقیقی مضامین لکھے اور انشائیے بھی لکھے. جی انشائیہ میں نے جی جی ہاں اردو میں بھی لکھا. ایک انشائیوں کا مجموعہ چھپ کر سامنے آ گیا ہے, دل نامہ. جی ہاں یہ کتاب ہے دل نامہ. صحیح. اور اس پہ بات کریں گے بعد میں. ٹھیک ہے. جی دیکھیے میرا پسندیدہ صنف جو تھی ادب کی پسندیدہ صنف وہ افسانہ ہے. جی فکشن, اردو فکشن. جی میں نے سٹارٹ جیسے میں نے عرض کیا کہ افسانہ سے شروع کیا سٹارٹ اور آج تک میں لکھتا جا رہا ہوں افسانے. جی میرے افسانے جو تھے یہ موضوعاتی لحاظ سے ترقی پسندانہ زندگی ادب رائے زندگی کے جی عکاس تھے. جی کیونکہ جب میں نے سٹارٹ کی شروع لکھنے پہلے اس سے پہلے میں نے ناولیں پڑھی, میکسم گورکی, لیو ٹالسٹائی, تورگنیف اور کچھ اور لوگوں کی. پھر اردو کے جو رائٹر ہیں ہمارے بر صغیر کے جیسے کرشن چندر, عصمت چغتائی, یہ بیدی صاحب, راجندر سنگھ بیدی, قرۃ اللہ حیدر, سجاد ظہیر, ایسے لوگوں کے افسانے پڑھے, ان کی ناولیں پڑھی. اس پر میں بڑا متاثر ہوا اور میں نے اردو کا افسانہ جو ہے اسی طرز پر لکھنا شروع کر دیا. ترقی پسندانہ ادب رائے زندگی, ادب رائے زندگی. تو وہ پسند کیے گئے بہت زیادہ. اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے اس کو بھی ترک کیا. پھر جو رواں ادب تھا, جو رواں حالات تھے, پھر ان پر چل پڑے. میں نے حال ہی میں آپ کا ایک ہلکا پھلکا افسانہ پڑھا اسٹیٹمنٹ, جس میں وہ جگری وغیرہ کا مسئلہ وہ تھانے میں جاتی ہے. یعنی آپ نے اس میں بھی بڑی اچھی عکاسی کی کہ ہمارے ماحول میں کیا ہوتا ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ ضروری ہے. دیکھیے جب تک ہم اپنے ماحول کی عکاسی نہ کریں ادب میں, اس ادب کا کیا فائدہ ہے. جی جی وہی تو ادب ہے, وہی ہم کو کریٹ کرتا ہے, ہمارے دماغ میں خیالات پیدا کرتا ہے. پھر ہم وہ لکھتے ہیں جو کچھ دیکھتے ہیں, جیسے کہ وجہ کہ جو کچھ ہم نے دیکھتے ہیں. جگری ہے, ایسے واقعات روز ہمارے سامنے آتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم, سنتے ہیں. اچھا جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو وہ لکھتا, وہ تو ہمارے پیشہ ہی ہے ادب. ادب میں اس قسم کی چیزیں لکھتی جو سچائی ہو, سچائی ہو. انہیں اسٹیٹمنٹ دینا پڑتا ہے, اسٹیٹمنٹ سے گزرنا پڑتا ہے. اسٹیٹمنٹ سے گزرنا پڑتا ہے. اچھا ناظر صاحب, آپ کی کتاب جو ہے انشاء کی کتاب دل نامہ, اس میں ایک سے بڑھ کر ایک انشاء درج ہیں. اس لیے آپ ہی دل نامہ پر ناظرین سے تھوڑی بھی گفتگو کر لیں, دل نامہ کے بارے میں. جی دل نامہ جو ہے اس میں مجھے یاد نہیں ہے کتنے انشائیے ہیں اس میں, لیکن یہ میں بڑی سوچ سمجھ کر میں نے یہ چنے ہیں, انتخاب کیا ہے. جی لیکن میرے ٹوٹل جو کل انشائیے ہیں وہ کوئی 40 ہیں. لیکن اس میں نے دل نامے میں صرف 20 یا 22 انشائیے درج کیے ہوئے. تو انشائیہ جو ہے یہ ایک بڑی پیاری اور بڑی صنف ہے, بڑی پیاری پسندیدہ صنف ہے لوگوں کی. اس کو یہ پڑھنے والے کو جکڑ کے پکڑ کے رکھتے ہیں. شروع سے اختتام تک پڑھنے والا ایسے چھوڑتا نہیں ہے. جی اس میں 2-3 چیزیں جیسے مبالغہ ہے, مبالغہ ضروری ہے انشائیہ میں, موازنہ ہے. جی ہاں جی ہاں. اچھا اسی طرح سے ادب ہے, ادب بھی اس کے میں ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں چلے گا. تو جو ہم لکھتے ہیں مضمون, اس کو ہم پہلے زمانے میں لکھتے تھے جواب مضمون, گائے پر مضمون لکھو, ہمارا اسکول لکھو, ایکسکرشن لکھو. گائے پر مضمون لکھتا ہے وہ تو ہمارے سامنے ایک چیز ہوتی تھی, اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں, 2 آنکھیں, 2 کان, 2 سینگ. انشائیے میں یہ بات نہیں ہے. انشائیے میں ہمیں گائے پر مضمون ایسا لکھنا ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے, کئی دفعہ سوچنا پڑے یہ کس چیز پر ہم مضمون لکھ رہے ہیں. جی ہاں. یہ گائے ہے, انسان ہے, کیا چیز ہے, کیا, کیونکہ اس میں ٹانگوں شانگوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے, کتنی ٹانگیں کتنے سینگ ہیں. تو اس میں خالی ادب ہوتا ہے. اس میں وہ آپ گائے پہ مضمون لکھتے ہیں مگر ادب کے حدود کے اندر, ادب کے حدود کے اندر, کہ پڑھنے والا بور نہ ہو جائے. صحیح بات. جی. اچھا نظر صاحب, افسانہ تحریر کرتے وقت حالات, ماحول اور پرسکون ذہن کا ہونا ضروری ہے.
بہت ضروری آپ کی کیا رائے؟ کوئی بھی افسانہ تراشتے ہوئے جو آپ کوئی افسانہ لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، آپ کی کیا کیفیت رہتی ہے؟ پرسکون دماغ ہونا بہت ضروری ہے. جی. اس کے بغیر ہم ایک بھی لفظ نہیں لکھ سکتے ہیں، ایک سینٹینس نہیں لکھ سکتے. کبھی میں خود بھی تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں، کبھی مہینہ بھر ایک لفظ بھی نہیں آتا ہے. نہیں آتا ہے قلم سے ایک لفظ بھی نہیں لکھا، لیکن جب کبھی بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں لکھتے جاتے ہیں. ہاں، پھر رک ہی نہیں سکتے ہیں. جی. دماغ میں خیالات کا ہجوم ہو جاتا ہے. جی جی. پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں خیالات. جی. ایک تصاویر آ جاتی ہیں، تصویر کشی ہوتی ہے. اچھا. تو وہ ہم لکھ لیتے ہیں. جی. لیکن ایسے جب دماغ خراب ہو، ذہن کا پریشانی ہو، پرسکون ہونا بہت چاہے ضروری ہے، گھر کے لازمی ہے. حالات ہوں یا گھر سے باہر کے حالات ہوں، ذہن کا پرسکون ہونا ضروری ہے، سب سے بڑی بات ضروری ہے. جی جی، صحیح فرمایا. اچھا نذر صاحب، آپ برصغیر ہند و پاک میں اکثر ادبی محفل میں بلائے جاتے ہیں. ہندوستان یا پاکستان میں دوسرے کئی ملکوں میں آپ گئے ہیں. ہمارے ناظرین کو آپ اندرونی ملک یا بیرونی ملک اپنے اس ادبی سفر کی تھوڑی سی جانکاری دیں. دیکھیے، میں نے اندرونی ملک یا بیرونی ملک جہاں آپ گئے اس ادبی سفر کے سلسلے میں. جی. بیرونی ملک بھی کئی سفر کیے ہیں، ادبی کیے ہیں، یا سیاحتی قسم کے کیے ہیں. وہ ٹریولاگ میں اس کا جو ہے ذکر آ جاتا ہے، یہ کس قسم کا سفر ہے. جی. میں ایک سفر جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ تاشکند کا کیا ہے، ازبکستان کا. جی جی. اس کے بعد یہ بینکاک گیا ہوں میں ایک دفعہ. بنگلہ دیش گیا ہوں. پاکستان 28 مرتبہ گیا ہوں. 28 مرتبہ. اچھا، وہاں بھی اکثر ان ممالک میں آپ ادبی محفل میں آپ کو بلاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں آپ؟ ہاں، اکثر بلاتے ہیں. جی جی. جب جو جاننے والے لوگ ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ بلا لیتے ہیں. جی جی. ادبی مجالس میں، کالجوں میں، ادبی اداروں میں، علمی ادبی اداروں میں بلا لیتے ہیں. وہاں ہم اپنا زبان کھولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں ان کو. جو اچھا، اندرونی ملک یعنی اندرونی ملک تو بہت کہاں گئے؟ کہاں جموں جاتے ہیں؟ دلی، جموں، ممبئی. ہاں، دلی، ممبئی، جموں، حیدرآباد. اچھا. یہ ہمارے اکثر جانے. لکھنؤ، پٹنہ. اچھا. یہاں گئے ہم ادبی مجالس میں. جی جی. اس کے بغیر بھی گئے ہیں. تو ادبی مجالس کی آپ نے بات کی تو وہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں جا کے کچھ افسانے پڑھے، کبھی مضامین پڑھے، کبھی سنا، کبھی بولا. یہ ضروری نہیں کہ ہم صرف بولتے رہے، سنتے بھی رہے. سننے کے لیے سننا بھی ہے. بالکل سننا بھی ہے. بالکل. تو ان لوگوں نے بڑی عزت افزائی کی. جی. تو اس سال بھی مطلب 2021 میں 2-3 ادبی مجلسوں میں میں نے شرکت کی. ممبئی میں اسکولوں اور کالجوں، یونیورسٹیوں کے ذریعے. تو وہاں پسند کیے گئے، لیکن جو کچھ ہم نے لکھا وہ پسند کیا گیا. ایک ادبی کی جو دل نامہ تھا، دل نامہ کا رسم اجرا بھی وہیں ہوئی ممبئی میں. جی. اچھا نذر صاحب، کنٹرول لائن کے اس پار مظفر آباد کے پاس پڑوس میں شاردا ایک مشہور معروف جگہ ہے. جی جی. جو قدیم زمان سے علمی اور ادبی سرگرمیوں کا مسکن رہا ہے. آپ نے بھی شاردا کا سفر کیا. ہمارے ناظرین کو اپنے اس شاردا سفر نامہ سے متعلق مختصر طور آگاہ کریں. جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں شاردا کتاب جو میرے سامنے موجود ہے، یہ جی جی جی. تو شاردا پیٹھ تاریخ کے آئینے میں. یہ سفر میرا تاریخی سفر ہے. جی. اور یہ میں کبھی نہیں بھولوں گا. میں 3 مرتبہ مظفر آباد علاقہ میں شاردا ہے. مظفر آباد میں نہیں ہے. اچھا. مظفر آباد سے یہ کوئی 84 کلومیٹر ہے. مظفر آباد سے 84 کلومیٹر دور. نیلم ویلی میں. نیلم ویلی میں. وادی نیلم کے آس پاس. وادی نیلم میں. جی. اور دریا کرشن گنگا، سرسوتی ندی اور ندیاں وغیرہ ان کے بیچ میں ہے. شاردا. یہاں سے ہم آگے جاتے ہیں پھر چین. وہ راستہ چین کو بھی جاتا ہے. جی. تو یہ نیلم ویلی میں ہے. جی جی. شاردا ایک پرانا ایک یونیورسٹی وہاں پر رہی ہے قدیم زمانے میں. ٹھیک. کوئی نظریاتی علمی ادبی تعلیم وہاں دی جاتی تھی. جی. بدھسٹ کی تعلیم بھی دی گئی، بدھزم کی بھی، ہندوازم کی بھی. جی. اور کشمیری ادب بھی وہاں کشمیری ادب پڑھایا گیا، لکھا جا رہا تھا. شاردا میں کشمیری زبان جو تھی یہ شاردا اسکرپٹ میں، سلپی میں لکھی جاتی تھی. اچھا. یہ تو بریگیڈیئر رتن سنگھ نے لکھا ہے، رتن کول نے تو لکھا ہے کہ
54 में या कुछ ऐसा ही, जी मैं सही नहीं बता सकता हूँ आपको। जी। उस वक्त कश्मीरी लिपि जो थी रस्मुल खत वो रस्मुल खत, बदला है, वो अच्छा। बदला है, तब अच्छा। तक वही था शारदा शारदा रस्मुल खत। शारदा रस्मुल खत, हाँ, ठीक। वो जब कोई किताब खरीदेगा तो उसमें बीच में उसके कहते नमूने हैं भी वहाँ हैं। हिंदुओं के कुछ वो हाँ, मुकद्दस खंडरात वगैरह खंडरात, हैं, हाँ, आसार कदीमा हैं, अच्छा हिंदू मज़हब के मंदिर वगैरह टूटे फूटे हालात में वाक़ियात उनके, अच्छा तो वहाँ पे जाते हैं लोग, सयाह जाते हैं, अच्छा। सारी दुनिया से आते हैं। तो जी, हम जी। भी 3 दफ़ा गए। जी फिर वहाँ मैंने वहाँ मौजूदा जो लोग थे वहाँ प्रिंसिपल हैं या प्रोफेसर्स हैं या उस इलाके के जो जी। लिखारी हैं, हाँ, मुसन्निफ़ हैं, अदीब, उनसे शुरा, आप मिले, मुहक्किकीन बात की। हैं, मुहक्किकीन हैं, उनसे अच्छा। बात की, उनकी किताबें ली। जी फिर मैंने किताब लिखी शारदा तारीख़ के आईने में। शारदा तारीख हाँ क्या है जी जी, वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, अच्छा, लेकिन अच्छा। वो शायद 3 अगस्त को रिलीज़ हो जाएगी ये किताब, अच्छा अच्छा, जी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा नज़र साहब, बात इल्म की चली तो किताब बीच में आ गई। इल्म का बेहतरीन ज़रिया किताब है, ये सब मानते हैं, आप भी मानते हैं। जहन की सेहत के लिए किताब पढ़ना ज़रूरी है, जिस तरह जिस्म सही होना, इसलिए जहन की सेहत के लिए किताब का पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन आजकल इंटरनेट की वजह से पढ़ना अब आहिस्ता आहिस्ता मादूम ख़त्म हो रहा है। सही बात है, गलत बात है। कहते हैं कि अच्छा पढ़िए और अच्छा बनिए। आपका क्या ख्याल है? कुतुब बीनी पर ज़रा अपने ख्याल का इजहार करें। देखिए जी, कुतुब बीनी, जब हम कुरान पाक का जिक्र करते हैं तो जी हमें पहले कुरान पाक हमारे लिए नाज़िल किया जी। गया कि पढ़ो, ये इकरा ये पढ़ो, इकरा इकरा इकरा, सही, अल्लाह का नाम लेकर ये पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पढ़ना लफ्ज़ जो वहीं से निकला है। अच्छा पढ़ने के बगैर जो है वो समझना, सुनना, बातें, जी। ये फजूल चीज़ है। जी जी पढ़ना हम सिर्फ किताब से ही पढ़ सकते हैं, जी और किताब जो है ये बहुत ज़रूरी है, हमारी जी। ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जी ख़ासकर जो हसास किस्म का तबका है, हाँ, राइटर हैं, शायर हैं, दानश्वर हैं, तब या पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरे मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, हाँ, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बातें लिखते रहे हैं। वो हाँ। बातें तारीख़ है, हाँ। जोग्राफिया है, दीनियात जी, है, हाँ। नज़रियात हैं। किताब तो का वो पढ़ना- किताब बगैर किताब के वो ज़हनी कहाँ से सेहत आप के लिए पढ़ें? कहाँ किताब, से पढ़ें? ज़हनी ज़हनी सेहत के लिए किताब किताब का का होना पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। ये एक सुकून बख्शती है किताब, जी जी और इल्म से आरास्ता होता है इंसान, जी जी और सीखता है आगे भी, हम्म, आलिम बन जाता है। जी। फिर आलिम उस इल्म को आगे ले जाता है अपने बच्चों को। जी जिस बच्चे का बाप हम्म, पढ़ा लिखा होगा, किताबें लिखने का, पढ़ने का शौकीन होगा, जी और उसका बच्चा भी जो होगा वो भी किताबों के साथ उसको दिलचस्पी होगी, मोहब्बत होगी। जी किताब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जी और हम लोग अब आस्ता आस्ता किताब को भूलते जा रहे हैं। जी। हमने उसकी जगह मोबाइल ले लिया है। मोबाइल, जी जी अच्छा, इंटरनेट सिस्टम है हाँ। हमारा, और उसकी तरफ वो भी ठीक है, हम वो भी ठीक है, उसका हम भी उसका अपना- इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये ना। गलत है, लेकिन लेकिन किताब की अहमियत को किताब की अहमियत फरामोश उससे नहीं कर ख़त्म सकते। नहीं होनी चाहिए। ख़त्म नहीं होनी चाहिए, सही बात खत्म नहीं होनी चाहिए। सही बात है। नज़र साहब, पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए पहले मैं आपको एक कश्मीरी शेर सुनाता हूँ। शेर मेरा नहीं है, जी। आपको पता है मेरी शायरी नहीं करता हूँ, मैं कभी कभी नसर लिखता जी, हूँ। इरशाद, एक इरशाद। शेर है, अश्ति शामस पारस पारस अलबम वुछान। अश्ति शामस पारस पारस अश्ति शामस पारस पारस अलबम वुछान। अश्ति अक्सर याद पेवान लोकचार तो खाब। हाय हाय। शायद हमारे नाज़रीन को पता नहीं होगी। इन पुरानी यादों को याद करते नाज़रीन को बता दूं कि नज़र साहब एक अच्छे गुलकार भी हैं, और बहुत मीठी आवाज़ के मालिक है। जनाब, बड़े अदब के साथ जसारत करता हूँ कि कोई भी पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, पहाड़ी या अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुनाएं, नाज़रीन के साथ ज़रा हम भी महसूस हो जाएं। नज़र साहब, आपकी नहीं, पसंद का कुछ गुनगुनाएं। हाँ, मैं बचपन से ही फिल्मी गीत जो थे अलमिया किस्म के जी वो गाता था, इसमें अदब होता था। जी अच्छा, मैं वो एक वक्त एक फिल्म हुआ करती थी जिसके गाने जो थे बड़े सब अच्छे गाने थे। जी जी वो चल उड़ जा रहे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, में उसके चंद गुनगुनाएं जी। गुनगुनाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, आगे देखिए। हाँ, चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। हाँ।
चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, आज यहाँ और कल वहाँ ये योगी वाला फेरा था, ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था, सदा रहा है इस दुनिया में किसका वो दाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, आज यहाँ और कल वहाँ ये योगी वाला फेरा था, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था, सदा रहा है इस दुनिया में किसका वो दाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। शुक्रिया नज़र साहब, आपकी माशाल्लाह इस उम्र में भी आपकी बहुत मीठी आवाज़ है, तो बचपन या लड़क में कैसी आवाज़ होती तो अल्लाह जाने। तो शुक्रिया आपका। बचपन याद आ जाता है। हाँ नज़र साहब, आपसे कुछ बातें की, कुछ बातें रह गई, आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा, तो लेकिन वक्त की तंगदामनी है, प्रोग्राम को समेटना पड़ेगा। अगर मौका मिला और ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप हमारे नाज़रीन को ज़बान अदब से मुतल्लिक़ कोई पैगाम देना चाहते हो तो नाज़रीन के साथ साथ हम भी चश्म बर्रा हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे से नाचीज़ का इंतखाब किया इस इंटरव्यू के लिए, तो मैं कश्मीर क्राउन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतना टाइम मुझे दिया। चलो फिर इंशाल्लाह किसी वक्त मिलेंगे। तो मैं अपने नाज़रीन को जो इस वक्त देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उनको ये गुजारिश करूँगा अदब और ज़बान के सिलसिले कि सबसे अहम चीज़ जो है ये ज़बान है। हम ज़बान बोलते भी हैं, सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, लेकिन इसको अहमियत इसलिए नहीं देते हैं हम कि अक्सर लोग अब अपनी मादरी ज़बान से दूर होते जा रहे हैं। मादरी ज़बान की अहमियत कम हो रही है। बिल्कुल। जब तक मादरी ज़बान की अहमियत कब कम हो जाएगी तो ये ज़बान घरों के अंदर भी ज़बान होगी, ज़बान ने कब्जा कर रखा है। बिल्कुल रोब ज़बान होगी। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी माँ बोली जो मादरी ज़बान है, मदर टंग, इसके साथ दिलचस्पी रखिए, इसके साथ मोहब्बत रखिए, इसके साथ लगाव रखिए, ये पढ़िए लिखिए, लोगों के साथ बात करें अपनी मादरी ज़बान में, क्योंकि अगर जिसको अपनी माँ के साथ मोहब्बत होगी उसको मादरी ज़बान के साथ भी मोहब्बत होगी। तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारे आज के प्रोग्राम शख्सियात में हमारे आज के मोअज़्ज़ज़ कलमकार, हमारे मेहमान ज़ेवाकार जनाब नज़र बोनियारी साहब। प्रोग्राम समेटते समेटते नाज़रीन के साथ साथ नज़र साहब की खिदमत में एक शेर अर्ज़ करूँ, मंजिलें करीब आएंगी, काफिला अदीबों का तो चले। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.